हेलो दोस्तों। आज की अगर मार्केट की बात करते हैं तो आपका सेंसेक्स जो है वो 1.08% से डाउन पे बंद हुआ, जो कि 790 पॉइंट डाउन रहा। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो आपका निफ्टी 1.11% से डाउन पे बंद हुआ, जो कि 247 पॉइंट ये नीचे रहा। ठीक है, तो आज का जो ओवरऑल मार्केट की अगर बात करें तो ये आपका डाउन पे ही बंद हुआ। तो चलिए कल के मार्केट के सेटअप को देख लेते हैं कि कल का मार्केट का जो सेंटीमेंट रहने वाला है वो कैसा रहेगा। तो चलिए उसके लिए 15 पॉइंट देख लेते हैं, और हम ये 15 पॉइंट देख करके हम समझेंगे कि कल का जो मार्केट का सेंटीमेंट रहेगा वो आपका कैसा रहेगा। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंटों को देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल। तो ये देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट आपको मिलने वाला है वो आपको 21,912 पे मिलेगा पहला, और दूसरा जो मिलेगा वो 21,838 पे मिलेगा, और तीसरा जो मिलेगा वो 21,719 पे मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम इसके रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको 22,152 पे मिलेगा, वहीं दूसरा जो मिलेगा वो 22,226 पे मिलेगा, और तीसरा जो मिलेगा वो 22,345 पे मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल देख लिया। अब चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो सबसे पहले आपको सपोर्ट मिलेगा वो 45,846 पे मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो वो आपका 45,633 पे मिलेगा, और तीसरा जो मिलेगा वो 45,288 पे मिलेगा। वहीं अगर हम इसके रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 46,535 पे, और दूसरा जो मिलेगा वो 46,748 पे मिलेगा, और तीसरा जो मिलेगा वो 47,092 पे मिलेगा आपको तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने बैंक निफ्टी का देख लिया। अब चलिए हम इसके अगले पॉइंट को देख लेते हैं। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं तो वो हमारे पास है कॉल ऑप्शन डेटा। तो कॉल ऑप्शन डेटा की अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक हुआ है वो आपका 22,200 पे स्ट्राइक हुआ है, सबसे ज्यादा कॉल, यानी कि इतने पे सबसे ज्यादा कॉल खरीदा गया है। कितना खरीदा गया है? तो 1.56 करोड़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इसमें खरीदे गए। तो इसका मतलब है कि कॉल लेने वालों को लग रहा है कि मार्केट जो है वो 22,200 से ऊपर रहेगा। ठीक है, इसलिए 22,200 पे सबसे ज्यादा कॉल स्ट्राइक हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा जो हुआ है वो आपका 23,000 पे स्ट्राइक हुआ है, जो कि आपका 1.41 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वहीं अगर हम तीसरा बात करते हैं तो वो आपका 22,500 पे स्ट्राइक हुआ है, जो कि 1.39 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक हुआ है। ठीक है, वहीं अगर हम कॉल राइटिंग करने की बात करें तो कॉल राइटिंग जो की गई है सबसे ज्यादा वो 22,200 पे कॉल राइटिंग की गई है, जो कि है 82.29 लाख कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सबसे ज्यादा जो है 22,200 पे की गई है। यानी कॉल राइटिंग करने वालों को लग रहा है कि मार्केट जो होगा 22,200 से नीचे नीचे ही रहेगा। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो ये आपका 22,100 पे किया गया उसके बाद कॉल राइटिंग, और उसके बाद जो किया गया वो 22,000 पे किया गया। 22,100 की अगर बात करें तो 74.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और अगर हम 22,000 की बात करें तो 64.36 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कॉल राइटिंग की गई है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कॉल ऑप्शन डेटा। अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास पुट ऑप्शन डेटा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो पुट ऑप्शन डेटा की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक हुआ है कॉन्ट्रैक्ट वो आपका 21,500 पे स्ट्राइक हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। कितना हुआ है? 94.09 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक हुआ है। ठीक है, मतलब कि पुट लेने वालों को लग रहा है कि मार्केट जो है वो 21,500 से नीचे नीचे रहेगा। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा जो लिया गया है वो 21,500 पे लिया गया है, 94.09 लाख कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वहीं दूसरा जो लिया गया है वो 21,000 पे लिया गया है। ठीक है, जो कि है आपका 59.32 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा जो लिया गया वो 21,800 पे लिया गया है, जो कि आपका 58.07 लाख कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वहीं अगर हम पुट राइटिंग करने वालों की बात करते हैं तो पुट राइटिंग जो सबसे ज्यादा की गई है वो आपका 21,800 पे की गई है सबसे ज्यादा, जो कि है आपका 8.09 लाख कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब कि पुट राइटिंग करने वालों को लग रहा है कि मार्केट जो है वो 21,800 से ऊपर रहेगा। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा इतने पे 21,800 पे पुट राइटिंग की गई है। ठीक, दूसरा जो की गई है वो 21,600 पे किया गया है, और तीसरा जो किया गया वो 21,300 पे किया गया है। 21,600 की अगर बात करते हैं तो 5.82 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और अगर 21,300 की बात करते हैं तो 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक हुआ है। ठीक है, मतलब पुट राइटिंग की गई है। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं तो डिलीवरी विथ हाई परसेंटेज, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जिसको बहुत ज्यादा डिलीवरी ली जा रही है, और अगर इनकी बहुत ज्यादा डिलीवरी ली जा रही है तो जाहिर सी बात है इनका जो आने वाला समय में इनका प्राइस होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, इसलिए इन्वेस्टर इसमें बहुत ज्यादा डिलीवरी लेकर के अकाउंट अपना जो है वो डीमेट अकाउंट में रख रहे हैं अपना इसके स्टॉक्स। चलिए मैं नाम पढ़ देता हूँ यहाँ पे कुछ के नाम दिए गए हैं, जैसे क्रॉम्पटन, मारिको, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, मुथूट फाइनेंस, जेके सीमेंट, डिवाइस लैब, मैकडॉनल्ड्स एंड चोला फाइनेंस, एनटीपीसी, आईटीसी, यानी ये सब जितने भी स्टॉक्स हैं इन सबका हाई डिलीवरी परसेंटेज है, यानी कि जितने भी इन्वेस्टर हैं इसको लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये जो है अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारे पास लॉन्ग बिल्डअप। अब लॉन्ग बिल्डअप से हम जानते हैं कि ये जो जैसे जैसे है आने वाले समय में इन सबके प्राइस बढ़ेंगे, इसलिए इनमें बहुत ज्यादा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर जो है इसको जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसको और खरीदते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए लॉन्ग बिल्ड होता जा रहा है। तो ये आपके 8 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। चलिए नाम पढ़ देता हूँ। हेवल्स, मदरसन, बीईएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी प्रोविडेंट इंश्योरेंस फंड, टीसीएस एंड डाबर, यानी कि ये सब ऐसे आर्ट्स जो है इसमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में इनका प्राइस भी बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इसमें जो है वो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसको खरीदते जा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगले पॉइंट की अगर बात करें तो है हमारे पास लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो 109 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, और हम जानते हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि इन सब का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा पीक पे पहुंच चुका है, अब इन सब का प्राइस जो है वो नीचे गिरेगा, जिसलिए जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करके बैठे थे अब वो इसमें जो है बेच करके अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ नाम दिया गया है, तो चलिए मैं नाम पढ़ देता हूँ आपके लिए। ठीक है, जैसे डेल्टा कॉर्प, कैन बैंकिंग, आईपी कलैब, एलकैम, बोस लिमिटेड, जेके सीमेंट, एस्कॉर्ट्स, श्रीराम फाइनेंस,
इंडिया होटल एंड नेशनल एल्यूमिनियम। ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस जितना हाई जाना था उतना लगभग चला गया है और अब इन्वेस्टर इसको बेच करके अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग ओनली। तो 109 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास है शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि वैसे स्टॉक्स जिसमें आने वाले समय में इनका प्राइस और ज्यादा गिरने के चांसेस है, तो इन्वेस्टर जो अपना शॉर्ट पोजीशन करके बैठे हैं वो और ज्यादा शॉर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो 59 ऐसे स्टॉक्स हैं। चलिए यहाँ पे कुछ के नाम दिए गए हैं, मैं कुछ के नाम यहाँ पे पढ़ देता हूँ। जैसे कि मारुति, बाटा इंडिया, टाइटन, LTIM, CUB, टाटा केमिकल्स, बजाज ऑटो, ONGC, पेज इंडिया लिमिटेड और बजाज फाइनेंस। ये सब ऐसे हैं जिन सबके जो है वो आने वाले समय में प्राइस और ज्यादा गिरेंगे, इसलिए जो इन्वेस्टर शॉर्ट पोजीशन लेकर के बैठे हैं वो और ज्यादा इसको शॉर्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है शॉर्ट कवरिंग। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा नीचे पहुंच जाता है तो वो जो है जो शॉर्ट पोजीशन लेकर के बैठे रहते हैं वो अपना उसको एग्जिट करता है अपना पोजीशन, जिसकी वजह से जिसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो 11 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है, और जब भी किसी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है कि वहां से उसका प्राइस जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में अपवर्ड जाना स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी जितना गिर गया था उतना गिर गया, अब उनका प्राइस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो चलिए मैं कुछ के नाम यहाँ पे दिए हैं उसको पढ़ देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया गया है ABFRL, लॉरस लैब, इंडस टावर, कोरोमंडल, बर्जर पेंट, BHEL, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, क्रॉम्पटन, MFSL, हिंदुस्तान कॉपर। ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा डाउन चला गया, अब इनका प्राइस जो होगा वो अब जाना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है PCR, यानी कि पुट कॉल रेशियो। और हम जानते हैं कि पुट कॉल रेशियो हमें बताता है मार्केट के सेंटीमेंट को। अगर पुट कॉल रेशियो 1 से कम है तो मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश रहता है, और अगर 1 से ज्यादा है तो मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश रहता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या रहेगा। तो अगर हम कल की बात करते हैं तो ये आपका 0.66 है, यानी कि मार्केट जो आपका रहेगा वो आपका बुलिश ट्रेंड में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कल का जो मार्केट रहेगा वो आपको बुलिश ट्रेंड में देखने को मिल सकता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं तो वो होता है स्टॉक्स एंड न्यूज, यानी कि जो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका आज मार्केट बंद होने के बाद न्यूज निकल के आया इन सबके स्टॉक्स का, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब भी किसी का न्यूज निकल के आता है तो उसका स्टॉक प्राइस जो है वो अफेक्ट करता है। तो चलिए एक करके देखते हैं कि मार्केट बंद होने के बाद क्या न्यूज निकल के आया इन सबका, जो कल के मार्केट को अफेक्ट करेंगे इनके प्राइस को। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो सबसे पहला न्यूज निकल के आया वो बिलियनियर मुकेश अंबानी ओन्ड कंपनी वाईकॉम 18 मीडिया एंड द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी। हाँ, यहाँ पे ये न्यूज निकल के आया कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो जियो था, जियो वेंचर था, यानी कि इसने जो रिलायंस इंडस्ट्री एग्री टू इन्वेस्ट 11,500 करोड़ इंटू जियो वेंचर फॉर इट्स ग्रोथ स्ट्रेटजी, यानी कि इसने डिज्नी को खरीदने की बात कही है और उसके लिए 11,500 करोड़ का इसने ऑफर दिया है, ठीक है। 11,500 में खरीदने की बात कही है, ठीक है। और रिलायंस कंपनी जो है वो वीडियोकॉम 18 मीडिया के थ्रू इसके साथ पार्टनर करेगी डिज्नी के साथ। अब हम जानते हैं कि डिज्नी जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है जिसका सब्सिडरी है यहाँ पे इंडिया में। तो इंडिया का अगर ये सारा बिजनेस इसको खरीदेगी, इसके साथ पार्टनर करेगी, तो जाहिर सी बात है इसका जो मीडिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा रिलायंस का, और मीडिया अगर इसका जो विंग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, जिसकी वजह से कल आपको रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब अगर हम दूसरे न्यूज की बात करें तो दूसरा न्यूज आपका KSB से निकल के आया है। क्या निकल के आया? द पंप्स एंड valve manufacturer has recorded consolidated net profit of 1.9 crore for quarter ended December, falling 1.8% compared to year ago period, impacted by the weak performance margin. Revenue from the operation increased by nearly 15% year on year। देखिए इसका जो Q3 का रिजल्ट आया उसमें इसने प्रॉफिट जो दिखाया है वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दिखाया है, 54.9 करोड़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो 1.8% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये फेल कर गया, यानी कि नीचे गिर गया है पिछले साल का जो रेवेन्यू था उससे 1.8% से, ठीक है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ये देखिए 15% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये जो है वो आपका बढ़ा है, कितना है 602.6 करोड़ का रहा है। तो चूंकि इसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है, लेकिन इसका जो है वो आपका क्वार्टर बेसिस की अगर बात करें तो वो आपका 1.8% से ये फेल कर गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। तो आपका कल इसका आपको देखने को मिल सकता है इसमें, ठीक है। अब अगले न्यूज की बात करते हैं तो अगला न्यूज आपका यूपीएल की तरफ से निकल के आया। क्या निकल के आया? तो श्रीराम फाइनेंस जो है वो यूपीएल को रिप्लेस करने वाली है निफ्टी 50 में, यानी कि 50 जो कंपनियों का है निफ्टी 50 उसमें से पहले आपका यूपीएल थी, लेकिन अब श्रीराम जो है श्रीराम फाइनेंस उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इसका बढ़ गया, ठीक है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका बढ़ गया, ठीक है, जो कि एलिजिबल हो चुकी है यूनिवर्स में, मतलब कि निफ्टी 50 में जाने के लिए, इसलिए ये यूपीएल को रिप्लेस करने वाली है। अब हम देख रहे हैं कि यूपीएल जो है वो निफ्टी 50 से बाहर हो रही है, यानी कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका जो कल आपको देखने को मिलेगा वो डाउनवर्ड साइड में देखने को मिल सकता है इसका स्टॉक प्राइस, ठीक है। अब अगर अगले न्यूज की बात करते हैं तो वो आपका कोल इंडिया की तरफ से निकल के आया है। क्या निकल के आया? द स्टेट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी हैज साइंड ए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद BHEL टू अंडरटेक कोल टू केमिकल्स बिजनेस। देखिए कोल जो इंडिया है, ठीक है, यानी कि स्टेट ओन जो कोल कंपनी है उसका जो माइनिंग कंपनी है वो अपना एग्रीमेंट की है, किसके साथ की है? तो BHEL के साथ एग्रीमेंट की है, और एग्रीमेंट के तहत ये काम करेगी कोल टू केमिकल्स बिजनेस, यानी कि कोल को केमिकल में बदल करके उसका यूज करने का जो कमर्शियल यूज है उसको करने का काम करेगी। अब हम जानते हैं कि अगर ये अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर करने वाली है तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो ये कोल इंडिया का जो आपका स्टॉक प्राइस रहेगा वो आपको अपर डायरेक्शन में देखते हुए मिल जाएगा, ठीक है। अगले अगर हम न्यूज की बात करते हैं तो वो आपका GPT हेल्थ केयर की तरफ से निकल गया है। द हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर इज सेट टू डेब्यूट ऑन द ब्रोशर ऑन फ्राइडे 29। द फाइनल इशू प्राइस हैज बीन फिक्स्ड
लिस्टेड 186 पर शेयर। अब जीपीटी हेल्थ जो अपना आईपीओ लेकर के आई है वो आपका कल यानी कि 29 फरवरी को आपका ये जो लिस्टिंग होते हुए दिखेगी और इसका जो फिक्स प्राइस है वो 186 रुपये पर फिक्स प्राइस है, ठीक है। तो अगर आपने भी इसमें आईपीओ लिया है और आपका अलॉटमेंट हुआ है तो कल आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, तो आप इसको भी नजर बनाए रखिएगा, ठीक है। अब अगर अगले न्यूज की बात करते हैं तो वो आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की तरफ से निकल गया है और न्यूज ये है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज इशूड एन एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग टू आईसीआईसीआई सिक्योरिटी। द वार्निंग हैज बीन इशूड इन द कनेक्शन विद द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक एंड रिकॉर्ड फॉर द मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। यानी कि ये जो कंपनी जो जिससे अपना ऑडिट करवाती है मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी को, उसको कह रही है कि आप सही से देखिए वरना हम आपको कोई फाइन इशू कर देंगे, ठीक है। इसलिए इसको वार्निंग दे रही है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का, क्योंकि इसने मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटी जो है वो इसका इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड मर्चेंट बैंक का जो है उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई है, इसलिए सेबी जो है इसको वार्निंग देकर के छोड़ रही है। तो चूंकि इसमें गड़बड़ी पाई गई है तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टरों को डर लगेगा और इन्वेस्टरों को डर लगेगा तो इसका कल का प्राइस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अगले न्यूज की बात करते हैं तो अगला न्यूज हमारा निकल के आया वो पीवी फिनटेक की तरफ से निकल के आया। तो चलिए देखते हैं पीवी फिनटेक की तरफ से क्या निकल के आया। तो द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि इरडा, ठीक है, हैज ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ पीवी फिनटेक टू एक्ट एज ए कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर विद इफेक्ट ऑफ द फरवरी 28 यानी कि फरवरी 28 यानी कि आज से इसने जो है इंश्योरेंस कंपनी यानी कि इरडा जो रेगुलेट करती है आपके सारे इंश्योरेंस जितने भी इंडिया में इंश्योरेंस है उन सबको रेगुलेटिंग बॉडी जो है उसने सर्टिफिकेट इशू कर दिया है टू पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर, यानी कि पॉलिसी बाजार का इंश्योरेंस ब्रोकर बनने का पीवी फिनटेक को ये ऑन कर दिया है, ठीक है। कि यानी कि आप इसमें बन सकते हैं, आप सर्टिफिकेट बन सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो आप इसमें ये जो है पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर आप इसमें काम कर सकते हैं। तो चूंकि पीवी फिनटेक को सर्टिफिकेट मिल गया है जो कि है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, तो इसका बिजनेस बढ़ने वाला है। अब इसका बिजनेस बढ़ने वाला है तो जाहिर सी बात है इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कल मैं आपको अपर डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख जाएगा इसका स्टॉक प्राइस, ठीक है। तो ये सब जो थोड़ा न्यूज ये आपके कल के मार्केट को अफेक्ट करेंगे इन सबके रिस्पेक्टिव स्टॉक को, तो आप इन सबको भी ध्यान में रखिएगा। तो अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है हमारे पास फंड फ्लो। चलिए अब देखते हैं फंड फ्लो के बारे में। तो अगर हम फंड फ्लो की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो 243 करोड़ इससे निकले हैं। वहीं अगर हम स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो 635 करोड़ इससे निकले हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडेक्स ऑप्शन की तो 31,107 करोड़ इससे निकले हैं और वहीं स्टॉक ऑप्शन की बात करते हैं तो 388 करोड़ इसमें आए हैं, ठीक है। तो ये आपका फंड फ्लो देखने को मिल गया। अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है हमारे पास एफआईआई और डीआईआई डेटा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो मार्केट के सेंटिमेंट को डिसाइड कर देता है। और हम जानते हैं कि एफआईआई जो यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो अगर ज़्यादा खरीदते हैं और अगर डीआईआई ज़्यादा अगर बेच देते हैं तो इसमें से जो भी ज़्यादा रहता है उस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट डिसाइड होता है। तो एफआईआई जो है वो नेट सोल्ड किया है 1,879.23 करोड़ का इसने टोटल सेल किया। वहीं अगर डीआईआई की बात करें तो इन्होंने बाउट किया है 1,827.45 करोड़ का, यानी लगभग जितना उन्होंने सेल किया है उसी के आसपास थोड़ा सा कम इसने बाउट कर लिया, ठीक है। लेकिन फिर भी उसी के उतना ज़्यादा बाउट नहीं कर पाए जिसकी वजह से आज का मार्केट का सेंटिमेंट आपको हल्का सा नेगेटिव देखने को मिला, ठीक है। तो आप कल जैसा इसने सेल करेंगे या बाई करेंगे उस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट आपको डिसाइड करता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अगले और लास्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो स्टॉक्स अंदर एफएनओ बैन ऑन एनएसई, यानी कि एनएसई जो है वो कुछ अपने स्टॉक्स को बैन कर देती है एफएनओ ट्रेडिंग से, यानी कि उसमें आप फ्यूचर और ऑप्शन नहीं कर पाते। तो चलिए देखते हैं किसको किसको बैन किया है। तो इसने जो रिटेन करके रखा है उसमें रखा है इंडस टावर, सेल को रिटेन करके रखा है, यानी इन सबका एफएनओ कल भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। और इसने जो है वो इसमें से हटाया जो है वो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल को हटाया है, कैनरा बैंक को हटाया, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस को इससे हटा दिया, यानी कि कल आप इसमें एफएनओ जो है वो आप कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं। सिक्योरिटी बैन अंडर एफएनओ सेगमेंट इंक्लूड कंपनीज वेयर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस 95% ऑफ द मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी कि डेरिवेटिव जो है 95% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनको जो है वो बैन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने बता दिया कि इंडस टावर और सेल को बैन कर दिया है, कल आप नहीं कर पाएंगे। और हटाया जो है वो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल को हटाया, कैनरा बैंक को हटाया, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस को हटाया, ठीक है। तो दोस्तों ये थे ऐसे 15 पॉइंट जो कल के मार्केट के सेंटीमेंट को समझने में आपकी मदद करेंगे। तो आप एक बार थोरोली इसको समझिए और एनालाइज करिए, तब आप कल के मार्केट के सेंटीमेंट को समझ पाएंगे और ट्रेडिंग करने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।